जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों आप सब मेरे साथ सीटेट जुलाई 2024 की परीक्षा की जो तैयारी है वो कर रहे हैं। यह परीक्षा आप लोगों के साथ जुलाई को होने वाली है, ठीक है। तो इसमें पेपर 2 जो एसएसटी का पार्ट है दोस्तों, इसमें से भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। ये जो भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है वो आप सबों के लिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो स्वागत है आप सबका आज के रिवीजन महामैराथन में, ठीक है। तो दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है सबके साथ वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप टेलीग्राम चैनल स्कूलिंग एजुकेशन से नहीं जुड़े हैं तो आप वहां से भी स्कूलिंग एजुकेशन में जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको ये जो PDF है, महत्वपूर्ण PDF, वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दोस्तों और शेयर कर दें, ठीक है। तो बिना देरी किए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारे पहला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल मंडल है, ठीक है। स्थल मंडल की जो स्थल मंडल से प्रश्न पूछा गया है पृथ्वी से, ठीक है। तो यह कितने प्रतिशत भाग पर स्थल मंडल है। पहला दिया हुआ है 28%, दूसरा दिया है 29%, तीसरा दिया है 71% और चौथा दिया है 80%, ठीक है। तो बात करें दोस्तों पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल मंडल है, तो आपके स्थल मंडल की जो है वो कितना है दोस्तों, तो 29% जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 29%, ठीक है। पृथ्वी का स्थल भाग जो है कितना परसेंट है, तो वह 29% है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे चले दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वह पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में कितने प्रतिशत जल का विस्तार है। दक्षिणी गोलार्ध से प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी की जो दक्षिणी गोलार्ध है वह कितने प्रतिशत भाग है जो है वह जल का विस्तार है, ठीक है। तो पहला दिया है 71%, दूसरा दिया है 75%, तीसरा दिया है 81% और चौथा दिया है 85%। बात करें दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध की, तो पृथ्वी जो है उसको दो भागों में कौन डिवाइड करता है, तो आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा आपको दो भागों में डिवाइड करता है। ऊपर के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, जो 0 डिग्री के उत्तरी भाग है उसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और 0 डिग्री के दक्षिण वाले भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो दोस्तों इसमें यहाँ पे जो जलीय क्षेत्र है उसका विस्तार कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 81% आपका हो जाएगा। 81% भाग पर जल का विस्तार है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग देखते हैं जितने भी महाद्वीप है, बड़े बड़े महाद्वीप है, वो सारे कहाँ पे आपके 0 डिग्री के उत्तरी क्षेत्र में फैले हुए हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 81%, ठीक। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, अब पृथ्वी की जो बात कर रहा है पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे कितने प्रतिशत भाग पे जल का विस्तार है। यहाँ पे जल का विस्तार दक्षिणी गोलार्ध से कम है दोस्तों। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 71%, 75%, 81% और 61%। तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध की तुलना यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे आपका 61%, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 61% भाग पे जल का विस्तार है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर जो है वह भू क्षेत्रफल मतलब स्थलीय भाग और जल क्षेत्रफल अर्थात जल क्षेत्र का जो अनुपात है वो कितना है। पहला दिया है 4:7, दूसरा 3:7, तीसरा है 4:6 और चौथा है 3:6, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका जो पृथ्वी अनुपात है वह कितना है, तो इसका 3:7 इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। 3:7 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलें। 3:7 के बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा आग्नेय चट्टान है, ठीक है। पहला दिया है संगमरमर, दूसरा दिया है ग्रेनाइट, तीसरा दिया है बलुआ पत्थर और चौथा दिया है चूना पत्थर। इनमें से आग्नेय चट्टान की बात की दोस्तों, जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जब ज्वालामुखी विस्फोट या दरारीय उद्भेदन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो लावा है वो बाहर आता है, ठीक है। और यहाँ पे फैल जाने के बाद जब ठंडा हो जाता है, ठीक है, ठंडा होने के बाद ये चट्टान जो है वह आपका जो है आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो लावा निकलता है, मैग्मा, ठीक है, लावा या मैग्मा जो निकलता है उससे ठंडा होने के बाद यह चट्टान का निर्माण होता है। इसको मूल चट्टान के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टान को मूल चट्टान के नाम से भी जाना जाता है।
तो इसमें से आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ग्रेनाइट जो है वो आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें दोस्तों, अब इसमें से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं पूछा गया, ठीक है, उदाहरण नहीं है। पहला दिया है बेसाल्ट, दूसरा दिया है ग्रेनाइट, तीसरा दिया है बलुआ पत्थर और चौथा दिया है ग्रेब्रो, ठीक है, गेब्रो। तो इसमें आग्नेय चट्टान की बात की मैंने अभी, कौन सी चट्टान को आग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जो है इससे नहीं है, यह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, बलुआ पत्थर चट्टान, यह आपका आग्नेय चट्टान नहीं है, ठीक है। बलुआ पत्थर जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। यह किस प्रकार चट्टान है? तो बलुआ पत्थर जो है अवसादी चट्टान के रूप उदाहरण है, ठीक है। किस प्रकार चट्टान है? अवसादी चट्टान है। बाकी बात बेसाल्ट है आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण, ग्रेनाइट आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण और गेब्रो भी आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें दोस्तों कि क्या अवसादी चट्टान परतदार होती है, ठीक है। कथन और कारण में पूछा जाता है दोस्तों अवसादी चट्टान के बारे में और आग्नेय चट्टान के बारे में। तो इसमें पूछा भी जा चुका है। तो इसमें से कौन सा चट्टान जो है अवसादी चट्टान परतदार है या नहीं है, डायरेक्ट वो जवाब देना हाँ और ना में। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया हाँ और दूसरा ना दिया। तो अवसादी चट्टान क्या होती है? आपकी परतदार चट्टान होती है। ऑप्शन नंबर हाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों, एक बार बात कर लें तो अवसादी चट्टान का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो जो आग्नेय चट्टान है, ठीक है, आग्नेय चट्टान है उसके अपर्दन से, किससे? आग्नेय चट्टान के अपर्दन से, जो अपर्दन और निक्षेपण से जो चट्टान का निर्माण होता है उसको हम लोग आग्नेय अवसादी चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए अवसादी चट्टान परतदार होती है क्योंकि आग्नेय चट्टान का जो है वह अपर्दन होते रहता है और अपर्दन के बाद जो अवसाद निकलता है वह किसी जगह पे जाके क्या होता है, परत दर परत जमा होते जाता है, जिससे ये चट्टान का निर्माण होता है। इसको अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप लोग आपका राइट ऑप्शन जो भी प्रश्न हम ये आ रहे हैं सामने, उसके जो उत्तर सही उत्तर हो सकते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करते जाइएगा, लाइव कमेंट में, ठीक है। और वीडियो के अंत में आप लोग बताएंगे दोस्तों कि कितने आपके प्रश्न सही हुए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें दोस्तों, अवसादी चट्टान का उदाहरण पूछा गया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो है वो अवसादी चट्टान का उदाहरण पूछा गया। पहला दिया है संगमरमर, दूसरा दिया है ग्रेनाइट, तीसरा दिया है बलुआ पत्थर, चौथा दिया है बेसाल्ट। तो अवसादी चट्टान का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तभी मैंने बताया था बलुआ पत्थर जो है आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण है। बाकी बात जो संगमरमर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट आपके किस प्रकार के उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। संगमरमर आपके किस प्रकार के उदाहरण है? तो यह रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान के उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बेसाल्ट चट्टान में किसकी मात्रा अधिक होती है? नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है बेसाल्ट चट्टान से पूछा गया कि किसकी मात्रा इसमें अधिक होती है, ठीक है। पहला दिया है अवसाद, दूसरा दिया है बालू, या तीसरा दिया है चौथा, और चौथा में दिया है लोहा, ठीक है। अवसाद, बालू, चूना या फिर लोहा, बेसाल्ट चट्टान में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो लोहा की मात्रा जो है बेसाल्ट चट्टान में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अब आगे बात करें दोस्तों, पृथ्वी के ऊपरी सतह को, ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? पहला दिया है मेंटल, दूसरा है भूपरपट्टी, तीसरा दिया है भूपटल, ठीक है। तो इसमें से पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? माना देख सकते दोस्तों, पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी को आंतरिक संरचना को अलग अलग भागों में बांटा गया, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप से इसको डिवाइड किया है, ठीक है। पहला भाग अंदर में देखते हैं कोर के रूप में होता है, ठीक है। फिर दूसरा भाग यहाँ पे जो मेंटल के रूप में, और तीसरा दिया है यहाँ पे परपट्टी, ठीक है, क्रस्ट इसको बोलते हैं, यहाँ पे भूपर पट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपर पट्टी, मध्य में जो है मेंटल है, तीसरा आंतरिक भाग को यहाँ पे क्रोड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से बांटा गया। और एक विद्वान है स्वेज नामक, तो उन्होंने जो है इसको अलग अलग रूप में बांटा। जैसे जिस परत में जिस प्रकार के खनिज, जिस प्रकार के तत्वों की विद्यमानता ज़्यादा थी, उसके नाम में उस प्रकार के चट्टानों के नाम के अनुसार उनका डिवीजन किया। जैसे सियाल इसको बोला गया, ठीक है, ऊपरी भाग को सियाल बोला गया। दूसरा जो सीमा बोला गया, SIA में, ठीक है। और तीसरा दिया है नीफे, NIFE, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका डिवीजन किया, सियाल, सीमा, नीफे। मतलब ऊपर भाग में SI का अर्थात सिल्का और AL का अर्थात एल्युमिनियम। तो इसमें सिल्का और एल्युमिनियम की जो अत्यधिकता थी, जिसके कारण इसका नाम सियाल भी पड़ा। दूसरा है मेंटल के भाग जो है उसको सीमा बोला जाता है, ठीक है। सिल्का और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ पे सियाल बोला गया, ठीक है।
और आंतरिक भाग में निकेल और फेरस अर्थात लोहा की मात्रा जो है अत्यधिक थी, इसके कारण से आंतरिक भाग को नीफे कहा गया। तो इस विभाजन को भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, सियाल, सीमा और नीफे। और उसके बाद फिर भूपर पट्टी, मेंटल और क्रोड के रूप में भी इसको याद रखेंगे, ठीक। और ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा यहाँ पे भूपर पट्टी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जेम्स जिन ने पृथ्वी को किसके समान बताया। अब जेम्स जिन एक विद्वान है, तो इन्होंने पृथ्वी को किसके समान बताया दोस्तों। पहला दिया है सेब, दूसरा नाशपाती, तीसरा नारंगी और चौथा दिया गेंद। तो इस प्रकार से चारों में से किसके समान बताया। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, पृथ्वी जो है वह नारंगी के समान है। पृथ्वी को नारंगी के समान किसने बताया था दोस्तों, तो ये जेम्स जिन महोदय ने पृथ्वी को नारंगी के समान बताया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात है दोस्तों, भूपर पट्टी की औसत मोटाई कितनी है। भूपर पट्टी जो है औसत मोटाई कितनी है। पहला दिया 55 किलोमीटर, दूसरा 35 किलोमीटर, तीसरा 40 किलोमीटर, चौथा 45 किलोमीटर, ठीक है। तो पृथ्वी का भी मैंने बात किया, भूपर पट्टी की पूछ रहा है, तो अभी मैंने इसको डिवीजन किया था दोस्तों। तो पृथ्वी के जो स्थलीय भाग है और जलीय भाग में भूपर पट्टी की जो मोटाई है वो अलग अलग मानी जाती है, ठीक है। पर्वतीय और पठारी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कितने लगभग 100 किलोमीटर के आसपास इसकी मोटाई है, और जब वही समुद्र तल में 5 से 8 किलोमीटर इसकी मोटाई मानी जाती है। तो औसत मोटाई की बात करें दोस्तों, तो पृथ्वी भूपर पट्टी की औसत मोटाई है वो आपकी कितनी है, 35 km के आसपास, ठीक है। 35 km के आसपास इसकी भूपर पट्टी की औसत मोटाई मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 बात करें, पृथ्वी के औसत घनत्व की बात करें दोस्तों, पृथ्वी का टोटल जो है उसका औसत घनत्व कितना है, ठीक है। पहला दिया 7.5 प्रति घन सेंटीमीटर, फिर दूसरा 7.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, फिर दिया है 4.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और चौथा दिया है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो बात करें दोस्तों पृथ्वी के औसत घनत्व की, तो वो आपका 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, उसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह मान लीजिए पृथ्वी है, इसकी औसत त्रिज्या जो है वह कितनी है। तो पहला दिया है 5565 km, ठीक है। फिर दूसरा 7006 km, तीसरा दिया है 6656 km, और चौथा दिया है 63671 किलोमीटर। तो इसका पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें दोस्तों वो कितनी है, तो 6371 किलोमीटर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक भाग का औसत घनत्व कितना है। अब पृथ्वी का आंतरिक भाग का औसत घनत्व पूछा गया, ठीक है। पहले भी मैंने बताया पृथ्वी के संपूर्ण औसत घनत्व कितना है, तो 5.5 ग्राम पृथ्वी का संपूर्ण घनत्व है, ठीक है। और औसत संपूर्ण घनत्व का औसत है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा कि आंतरिक भाग का औसत घनत्व कितना है। तो पहला दिया 20 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, दूसरा 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, तीसरा 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और चौथा है 15 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है दोस्तों, आंतरिक, ठीक है। ये मेंटल हो गया आपका, ये भूपर पट्टी हो गया, ठीक है। तो इसमें से आंतरिक भाग जो है वहाँ पे फेरस और निकल पाया जाता है अत्यधिक मात्रा में, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे इसका नाम क्या भी पड़ा, नीफे मैंने बताया था, NiFe, ठीक है। नीफे भी मैंने बताया था, इसका आंतरिक भाग का नाम क्या बताया था, नीफे, ठीक है। निकेल और फेरस अर्थात लोहा, तो जिसके कारण यहाँ पे आंतरिक भाग में बहुत ज़्यादा घनत्व तो इसका बहुत अत्यधिक है, ठीक है। तो जिसके कारण इसका औसत घनत्व जो है अन्य स्थलीय भाग के जो आंतरिक परत है उसके तुलना में आंतरिक भाग के जो परत है उसका औसत घनत्व अधिक है, ठीक है। भूपर पट्टी का अलग है, मेंटल का अलग है, और क्रोड का सबसे हाईएस्ट है वह 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 जो क्वेश्चन नंबर 16 है, दिन और रात पृथ्वी के किस गति के कारण होते हैं। दिन और रात पृथ्वी के किस गति के कारण होते हैं। पहला है आपका परिक्रमण, दूसरा है घूर्णन। तो पृथ्वी जो दोस्तों 2 प्रकार रूप से गति करती है, मैंने बताया था पिछली कक्षा में NCERT की जो श्रृंखला अपने पढ़ रहे थे उसमें भी हम लोग चर्चा किया। मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है। यह किस प्रकार से लट्टू के समान अपने अक्ष पे घूम रहा है, एक इस प्रकार की गति है इसकी। दूसरी है ये सन है, ठीक है। सन के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में क्या कर रहा है, ये जो है वह घूम रहा है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की इसकी गति है। पहला आपकी जो लट्टू के समान घूम रहा है, दूसरा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग जगसाला के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उस प्रकार के पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। तो 2 प्रकार से इसकी गति है।
तो दिन और रात में जो सहायक की गति है वो कौन सा है, तो घूर्णन के कारण पृथ्वी पे दिन और रात होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 की बात करें दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास हो उसे क्या कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य के सबसे अत्यधिक पास होती है उसको क्या बोलते हैं। पहला दिया है उपसौर, दूसरा दिया है अपसौर। तो पृथ्वी जब सूर्य के सबसे अत्यधिक पास होती है उसको बोलते हैं उपसौर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अत्यधिक पास उपसौर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें दोस्तों, तो पृथ्वी से अत्यधिक दूर उसे क्या कहते हैं। जब पृथ्वी अत्यधिक दूर हो उसको क्या बोल देंगे, तो इसको बोलेंगे अपसौर बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, अपसौर। अब यहाँ पे पूछा दिया दोस्तों, अपसौर और उपसौर की घटना जो है वो किस प्रकार से है। तो अत्यधिक जब पृथ्वी जो सूर्य से अत्यधिक पास कब होती है, यहाँ पे तिथि पूछेगी क्वेश्चन नंबर 19 में। ठीक है, पहला दिया है 22 दिसंबर, दूसरा दिया है 21 जून, तीसरा दिया है 3 जनवरी, चौथा दिया है 4 जुलाई। तो जो पृथ्वी अत्यधिक पास होती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि अत्यधिक पास है सूर्य, तो मतलब अत्यधिक ज़्यादा उसमें प्राप्त होगा, गर्मी ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में बात करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग देखते हैं जब सबसे ज़्यादा अत्यधिक पास होती है तो हम दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठंडा का मौसम होता है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में आपका क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में आपका ठंडा का मौसम होता है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक, तो यह उल्टा होता है, लेकिन जब अत्यधिक पास होती है उस टाइम पे यहाँ पे ठंडा का मौसम चलता है। देखते हैं उसमें थोड़ा कम प्राप्त होता है। 3 जनवरी को है आपका अत्यधिक पास होता है और 4 जुलाई को क्या होता है, अत्यधिक दूर होता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक पास कब होती है, तो आपका 3 जनवरी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें दोस्तों, तो पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूर कब होगी। अत्यधिक दूर के पूछ रहा है, तो पहला दिया 22 दिसंबर, दूसरा दिया 21 जून, तीसरा दिया 3 जनवरी और चौथा 4 जुलाई। तो अत्यधिक दूर जब होगी दोस्तों, तो अभी मैंने बताया 3 जनवरी को क्या होती है, अत्यधिक पास होती है, और अत्यधिक दूर कब होगी, 4 जुलाई की होगी। इसी तिथि को हम लोग दोस्तों कभी भी अपसौर या फिर उपसौर के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो दूर जो है दोस्तों वह होगा अपसौर कहलाएगा। ठीक, अपसौर कहलाएगा, मैंने बताया था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में अपसौर कहलाएगा, दूर को अपसौर बोलेंगे, या तिथि क्या होगा 4 जुलाई। ठीक है, उपसौर क्या होता है, जब सूर्य नज़दीक होता है, तो नज़दीक कब होगा, 3 जनवरी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न देख लेंगे। ठीक है, याद रखेंगे अपसौर और उपसौर की घटना में बहुत सारे कन्फ्यूजन होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें दोस्तों, अब यहाँ पे स्टेटमेंट से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभव्य विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो जो महत्वपूर्ण विज्ञान भूगोलवेता है, तो उसके प्रश्न जो स्टेटमेंट्स हैं, महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स भूगोल को लेकर के या फिर अन्य सब्जेक्ट्स को लेकर के, तो इससे भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। जो NCERT में जो दिए गए हैं उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें से टेलर है, दूसरा कांट, तीसरा टोलेमी और चौथा हेकेटियस। तो भूगोल को पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभव्य विज्ञान, यह कथन किसका था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, टोलेमी महोदय ने ये कथन कहा था। ठीक है, यह कथन उनका टोलेमी महोदय का। ऑप्शन नंबर 22 की बात करें दोस्तों, यह भी आपका स्टेटमेंट से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का घर है, मतलब मानव का घर बता करके अध्ययन किया जाता है। तो यह कथन किसने कहा था, पहला दिया टेलर, दूसरा कांट, तीसरा टोलेमी, चौथा हेकेटियस। तो यह भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का घर है, यह कथन किसका था, तो कांट महोदय का था। किसका था, कांट महोदय का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, कांट महोदय। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें दोस्तों, परिवर्तनशील पृथ्वी व क्रियाशील मानव के बीच अंतर संबंध को क्या कहते हैं, यह कथन किसका था। तो परिवर्तनशील पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच के अंतर संबंध को अध्ययन करते हैं भूगोल कहलाता है। यह कथन था किसका था, पहला टेलर, दूसरा कुमारी सैम्पुल, तीसरा टोलेमी और चौथा हेकेटियस। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका, कुमारी सैम्पुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कुमारी सैम्पुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 23 का। अब भूगोल के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, भूगोल के जनक किसे कहा गया। तो पहला दिया टेलर, दूसरा मोंकहाउस, तीसरा टोलेमी, चौथा है इरेटोस्थनीज। तो भूगोल के जनक कहा जाता है किसको कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। एग्जाम्स में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है और याद रखने वाला प्रश्न है दोस्तों, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं,
फिर अदर सब्जेक्ट्स के फादर ऑफ हिस्ट्री हो गया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको याद रखेंगे। ठीक है, भूगोल के जनक को हम लोग इरेटोस्थनीज को भूगोल के जनक फादर ऑफ ज्योग्राफी को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कुमारी सैंपुल जो मैंने बताया भी, यहाँ पे कुमारी सैंपुल कौन है, तो कुमारी सैंपुल जो इरेटोस्थनीज के शिष्या है। ठीक है, रेडजेल की शिष्या थी। ठीक है, क्वेश्चन है 25 की बात करें दोस्तों, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टेलर दिया है, इरेटोस्थनीज दिया, टॉलमी और हेकेटियस। तो ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो आपका इरेटोस्थनीज ने किया था, इन्हें ही फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, इरेटोस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण को बताने में किसका योगदान उल्लेखनीय है, या जताने नहीं बताने की में किसका योगदान जो है उल्लेखनीय है। तो ब्रह्मांड जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे फैल रहा है। यह जो विस्तारण है इसको किसने उल्लेख किया, तो इसको बताने में किसका उल्लेखनीय योगदान है। पहला दिया एडविन हब्बल, दूसरा कांट, तीसरा टॉलमी और चौथा हेकेटियस। तो एडविन हब्बल है दोस्तों, या इन्होंने जो ब्रह्मांड के विस्तारण को है वह बताने में उल्लेखनीय योगदान दिया अपना। ठीक है, तो एडविन हब्बल ने दोस्तों इसने किसकी खोज की थी, तो हब्बल टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, तो एडविन हब्बल ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, जो है हब्बल टेलीस्कोप किसने खोज की, तो वो एडविन हब्बल हो जाएगा। 27 की बात करें दोस्तों, पृथ्वी की कितनी गतियाँ हैं, पृथ्वी कितने गति में गति करता है, किस प्रकार की गतियाँ हैं, तो मैंने बताया था 2 गतियाँ पृथ्वी की, कौन कौन सी आपकी, तो घूर्णन गति और परिक्रमण गति। एक लट्टू के समान घूमती है, दूसरा जिस प्रकार से यज्ञशाला में चारों ओर जजमान लोग परिक्रमा करते हैं उस प्रकार से, या फिर जो मौत कुआं में लोग देखते हैं, कुआं के चारों ओर क्या होता है, जो उस कुएँ के चारों ओर बाइक जो है रेसर है वो गाड़ी चलाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो भी परिक्रमण गति कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से गतियाँ घूर्णन गति और परिक्रमण गति पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, सौर ज्वाला जो है उसको उत्तरी ध्रुव पे क्या कहा जाता है, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है। पहला दिया है ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस, दूसरा ऑरोरा बोरियलिस। तो उत्तरी ध्रुव पे दोस्तों क्या कहा जाता है, ऑरोरा बोरियलिस कहा जाता है, और दक्षिणी ध्रुव पे आपको ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहा जाता है। ठीक है, इसे ऑस्ट्रेलियस और बोरियलिस से हम लोग जान सकते हैं, ऑस्ट्रेलियस ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र और बोरियलिस उत्तरी ध्रुव की ओर कहा जाता है। ठीक है, सौर ज्वाला को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 29 में, टूटता हुआ तारा का संबंध किससे है, टूटता हुआ जो तारा है उसका संबंध किससे है। पहला दिया मंदाकिनी, दूसरा निहारिका, तीसरा आकाशगंगा और चौथा है उल्का पिंड। तो टूटता हुआ तारा को हम लोग देखते हैं उल्का पिंड भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा, उल्का। या जो क्षुद्र पट्टी है वहाँ से टूटता है। ठीक है, या इसे ग्रह का टूटा हुआ भी भाग भी माना जाता है। तो क्षुद्र पट्टी कहाँ पे है, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र पट्टी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, आकाशीय पिंड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आकाशीय पिंड जो है उसका अध्ययन को क्या कहते हैं। पहला दिया भू आकृतिक भूगोल, दूसरा भौतिकी भूगोल, तीसरा खगोल शास्त्र और चौथा भूगर्भ शास्त्र। तो आकाशीय पिंडों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो आकाशीय पिंडों के अध्ययन को हम लोग खगोल शास्त्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इतने ही प्रश्न दोस्तों, 30 प्रश्न आज में हम लोगों ने भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों में 30 प्रश्नों को देखा दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों जितने भी आपके फ्रेंड्स के सबके साथ वीडियो को शेयर करें। इस प्रकार से हम लोग इतिहास के प्रश्न और पॉलिटिक्स के प्रश्न, जो भी सीटेट में प्रश्न आने वाले हैं, या फिर अन्य एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं, वो सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए दोस्तों, वहाँ पे आपको ये वीडियो जो PDF है वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।